Hello, my dear friends, my dear students. Welcome to my channel Biology Yatra and this is Sonia. तो प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स तक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इरिगेशन। ओके, तो स्टार्ट करें। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इरिगेशन होता है वाटरिंग करना, अपनी क्रॉप्स की सिंचाई करना। ठीक है, तो irrigation, all living beings need water to live। आप अच्छे से जानते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नीड सबको होती है। तो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्लांट्स भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, तो उनको भी क्या होती है, उनको भी वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। वाटर किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? प्लांट रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आप वाटरिंग करते हो रूट्स में, तो करते हो आप वाटरिंग। along with the water along with water minerals and fertilizers are also absorbed। ठीक है, पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स में कितना पानी होता है? नियरली 90% वाटर प्लांट्स में होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ठीक है, वाटर क्यों एसेंशियल होता है? वाटर प्लांट्स के लिए क्यों एसेंशियल होता है? क्योंकि सीड का जर्मिनेशन तब तक नहीं होता है जब तक हम उसकी वाटरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ड्राई कंडीशन में किसी भी सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और वाटर में जितने भी न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं वो सारे भी ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं प्लांट के ईच पार्ट को। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ठीक है, वाटर जो है हमारी क्रॉप को किस किस से प्रोटेक्ट करता है? एक तो फ्रॉस्ट होने से और दूसरा हॉट कंडीशन से। ठीक है, यानी कि जब हमारे नमी को कैच कर लेते हैं, ठीक है, उससे फिर हमारा प्लांट सड़ जाता है। और सेकंड थिंग इज, जब बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन हो जाती है तब भी हमारे प्लांट्स जो है डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा दोनों ही कंडीशन से हमारा जो वाटर होता है वो हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly। ठीक है, और सॉइल की मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए किस लिए मेंटेन रखनी है? ताकि हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ बहुत हेल्दी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। उसके लिए हमें हमारे फील्ड को रेगुलरली वाटरिंग करनी होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और यही जो हम रेगुलर इंटरवल्स पर अपने क्रॉप्स की वाटरिंग करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। क्या होता है कि किसी भी क्रॉप को कितना पानी देना है, किस लेवल तक और कितने टाइम पे देना है, ठीक है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी रखनी है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, और वो किस पर डिपेंड करती है? वो क्रॉप पर भी डिपेंड करती है कि कौन सी क्रॉप है, उसको कितनी वाटर की नीड है, कौन सी सॉइल है, ज्यादा ड्राई है या मॉइस्चर वाली है। ठीक है, और सीजन कैसा है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाइयर। क्योंकि क्या होता है, समर के टाइम पे वाटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी हमें बहुत ज्यादा वाटरिंग करनी होती है किसी भी क्रॉप के लिए। वाई इज इट सो? तो ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स। क्योंकि आप सबको पता है ना कि हमारे प्लांट्स में इवेपोरेशन होता रहता है। ठीक है, और गर्मियों के टाइम पे वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है। उस धूप के ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट भी बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा हमारे प्लांट से उतने ही वाटर की कमी होती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारी क्रॉपिंग प्लांट्स को वाटर की कमी ना रहे, इसीलिए हमें पानी वाटरिंग जो है बहुत ज्यादा करनी होती है समर के टाइम पे। वो जो क्या कह रहा है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। क्या कह रहा है कि इस ईयर मैं अपने प्लांट्स की वाटरिंग को लेके बहुत ज्यादा ही केयरफुल हूँ। तो वाई? बिकॉज लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मेरे प्लांट्स जो है पानी की कमी से सूख गए थे
और डाई हो गए थे वे। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या होता है? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ठीक है, तो कौन कौन से सोर्स होते हैं इरिगेशन के? वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होती है, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, डैम्स होते हैं, बांध, और कैनाल्स। कैनाल्स क्या होती है? नहरें जो होती हैं। ठीक है, अब आ गया इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड। ओके, देखते हैं क्या होते हैं ट्रेडिशनल मेथड। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields। क्या होता है कि जितना भी वाटर अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में और कैनाल्स में, उनको हमें पहले ऊपर लाना होता है। ठीक है, उनको ऊपर लिफ्ट करना है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से वो हम लिफ्ट करते हैं और डिफरेंट रीजन में डिफरेंट मेथड होते हैं उसको लिफ्ट करने के। एंड फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, एंड देन इसको फील्ड तक ले जाते हैं इस वाटर को। ओके, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। और इसमें किस किस की मेहनत लगती है? एक तो ह्यूमन की लगती है, और ऊपर से जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, हमारा ओक्स या फिर और जो भी, उनकी मेहनत लगती है इन मेथड को यूज करने में। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड ठीक है, वे बहुत चीपर तो होते हैं, यानी बहुत सस्ते होते हैं, इनमें हमारी ज्यादा खर्चा नहीं होता, बट ये इफेक्टिव भी बहुत कम होते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। मोट, पुली सिस्टम, चैन पंप, एंड थर्ड वन इज द डेकली, एंड फोर्थ इज द राहत लेवल सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट होता है पुली सिस्टम। दिस इज द पुली। पुली आपको पता ही होगा, पुली बोलते हैं हम एक चरखी को, ठीक है, जो गोल गोल घूमती है। इसमें एक साइड पे हम इस किसी बर्तन को, जैसे बाल्टी वगैरह, बाल्टी हो या कोई घड़ा वगैरह हो, हम उसको बांध देते हैं। एक साइड में हम अपने कैटल को बांध देते हैं। एक कैटल हो तो एक को बांध देंगे, दो होगा तो दो को टाई कर देंगे। ओके, तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको इसमें वेल में छोड़ेंगे, इस बर्तन को, इस बाल्टी को। देन हम अपने कैटल की हेल्प से इस रस्सी को ऐसे इधर की साइड पुल करेंगे, तो ये हमारी जो बाल्टी है ये ऊपर आ जाएगी। देन हमारा ये ह्यूमन इसको निकाल लेगा, और ह्यूमन निकाल के फिर इसकी वाटरिंग यहाँ पे कर देगा। देन ये वाटर जो है ये सारी क्रॉप्स में चला जाएगा। ठीक है, और लेस इफेक्टिव क्यों होती है? आपको क्यों लगता है लेस इफेक्टिव होती है ये? क्योंकि आपको क्या लगता है कि जितना वाटर इन प्लांट्स को मिल रहा है, क्या इन प्लांट्स को भी उतना ही वाटर मिल पा रहा है? नहीं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वाटर की क्वांटिटी जो है बहुत कम रह जाएगी। ओके, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये लेस इफेक्टिव होते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है चैन सिस्टम, चैन पंप। ठीक है, दिस इज अ पंप, ये एक पंप होता है। ठीक है, ये एक पंप होता है। इसमें हम ये चैन टाई कर देते हैं, दोनों साइड इसमें चैन लगी होती है। यहाँ पे कोई सिस्टम होता है जिससे पानी आता है नीचे से, ठीक है, जिससे हम पानी को लिफ्ट करते हैं। हम इस चैन में या फिर यहाँ पे जो भी हमने चैन या रस्सी बांधी है, उसमें हम बाल्टियां वगैरह या अपने और भी जो बर्तन होते हैं उनको टाई कर देंगे। ठीक है, इस चैन की हेल्प से ये इसमें जाएगा नीचे, यहाँ से वाटर लेके आएगा। ठीक है, वाटर लेके आके यहाँ पे आके वो पानी को डाल देगा। ओके, एंड देन ये फिर से ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, ये फिर इसमें जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा। ओके, ऐसे सिस्टम चलता रहता है। एंड ये पानी फिर कहाँ पे जाता रहेगा? ये क्रॉप्स में जाता रहता है, इधर तो इधर से और इधर तक। ओके, तो आपको चैन पंप सिस्टम भी समझ आ गया। नेक्स्ट सिस्टम है ढेकली। ढेकली में क्या होता है कि हमारे पास एक बीम होती है। ठीक है, इस बीम के एक साइड पे हम टाई कर देते हैं, हमारे पास जो भी कोई बाल्टी वगैरह होती है उसको टाई कर देंगे। ठीक है, एंड सेकंड हैंडल पे हम इस बांध देते हैं एक भारी सा पत्थर वगैरह बांध देंगे। पहले तो हम इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे, इस बीम को जैसे हम पहले ऊपर उठाएंगे वैसे ही हमारी ये बाल्टी इधर नीचे चली जाएगी वेल में। ठीक है, और जब ये भर जाएगी तो फिर हम अपने इस पत्थर को फिर से हम इस बीम को नीचे कर देंगे। जैसे ही हम इसको नीचे करेंगे वैसे ही ये बाल्टी हमारी ऊपर आ जाती है। ऊपर आते ही फिर हमारा ये जो मैन है, ये मैन इस बाल्टी को निकाल लेगा और फिर अपनी वाटरिंग कर लेगा। ठीक है, यहाँ डाल के ये वाटरिंग करना है, और यहाँ से इसकी सारी क्रॉप्स को, सारे प्लांट्स को उसको पानी मिल जा रहा है। ओके, वन थिंग, ये लेस इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी देखो, आपको लग रहा है कि जितना पानी यहाँ पे इन प्लांट्स को मिल रहा है कि पीछे तक जाते जाते भी उतनी ही क्वांटिटी रह जाएगी पानी की? नहीं, इन प्लांट्स को ज्यादा मिल जाएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते पानी कम रह जाएगा। ओके, समझ पा रहे हो ना आप? फोर्थ एंड लास्ट वन इज राहत, जिसको बोलते हैं हम लेवल सिस्टम।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक बीम होती है, ठीक है, जिस बीम को हम अपने इस कैटल के नेक पर रख देते हैं और ये कैटल इस बीम को लेके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। जैसे ही हमारा ये कैटल ऐसे सर्कल में राउंड राउंड ये घूमता रहेगा, वैसे ही हमारी ये जो पंप होता है हमारा, ये भी राउंड राउंड घूमता रहेगा। हम इस पंप में अपनी ये बाल्टी वगैरह बांध देते हैं, ठीक है। जैसे ये घूमेगा वैसे ही ये घूमेगा, ठीक है। वैसे ही ये घूमेगा तो ये बाल्टियां नीचे तक जाएंगी, यहाँ से फिर भर के आएंगी, तो यहाँ आते ही ये जैसे जैसे यहाँ जाती रहेंगी तो ये पानी नीचे डाल के फिर खाली होके नीचे जाएंगी। ऐसे ऐसे ये सिस्टम चलता रहता है। जैसे ये घूमता रहेगा ऐसे ही ये भी घूमता रहेगा, तो पानी ऊपर आता रहेगा, ठीक है, और क्रॉप्स में जाता रहेगा। तो ये सिस्टम भी आपको समझ आ गया। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स का यूज हम करते क्यों है? इनका मेन पर्पज ये होता है कि हमें सिर्फ वाटर को लिफ्ट करना है, बस पानी को ऊपर लेके आना है। पंप का ये काम होता है। ऐसे डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स, ठीक है। और इन पंप को चलाने के लिए किस किस चीज का यूज किया जाता है? बायोगैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर एनर्जी का और डीजल का। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न मेथड्स आ गए। अब मॉडर्न मेथड देख लेते हैं क्या है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, जो आजकल यूज किए जाते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड हम जो इरिगेशन का होता है वो हमारी हेल्प करता है वाटर को यूज करने के लिए इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली काफी तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारी क्रॉपिंग प्लांट्स है, हमें खाने के लिए तो पूरी मिल ही जाती है। एंड में क्या होता है कि जितनी हमारे से एक्स्ट्रा होती है वो हम उससे हम अपनी क्रॉप का खर्चा भी निकाल लेते हैं, उसको उसकी सेलिंग करके। ओके, द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। और ये मेन मेथड्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड इज द ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? ये फुवारा सिस्टम होता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। क्या होता है कि ये सिस्टम कहाँ पर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है? उस लैंड के लिए, उस जगह के लिए ज्यादा यूजफुल होता है जहां पर मिट्टी अनइवन होती है, ठीक है, जहां पर उबड़ खाबड़ होती है, प्लेन नहीं होती, और जहां पर वाटर जो है बहुत कम अवेलेबल होता है, सफिशिएंट नहीं होता। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। देखो क्या बताया गया है, आप इस फोटो को देखो। एक मेन पाइप होता है जिससे परपेंडिकुलर पाइप्स ज्वाइन होते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर। आप दूरी देख रहे हो, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर ये परपेंडिकुलर पाइप्स जो है ज्वाइन है एक मेन पाइपलाइन से। और इसमें क्या होती है? इसमें रोटेटिंग नोजल्स हो रही है, नोजल्स होती हैं, आप सब में देख पा रहे हो। ये ऊपर टॉप पर एक रोटेटिंग नोजल्स होती हैं जिनके थ्रू फव्वारा बनता है क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। तो यही बात इसमें बताई जा रही है कि एक मेन पाइपलाइन होती है, उस पर रेगुलर इंटरवल पर परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं, उनकी टॉप पर एक एक रोटेटिंग नोजल लगी होती है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles and it gets sprinkled on the crop as if it is raining। क्या बोल रहे हैं कि जब जैसे जैसे पानी इस मेन पाइपलाइन से जाता है बिल्कुल प्रेशर के साथ, ठीक है, एकदम से पानी अगर प्रेशर के साथ जाएगा तो क्या होगा? वो ऊपर तुरंत जाते ही इसमें फुवारा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये नोजल्स जो है ये रोटेट ही नहीं हो पाएंगी एकदम से, बस जैसे प्रेशर के साथ पानी आया तुरंत फुवारा बन गया और ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही हो। ओके, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो हमारा फवारा सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारे घास के मैदानों के लिए, कॉफी के प्लांटेशन के लिए और अदर अदर क्रॉप्स के लिए भी। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में वाटर जो है बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है किसी भी प्लांट के रूट्स में। हम बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप करके ही ये वाटरिंग करते हैं, इसीलिए हम इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ड्रॉप ड्रॉप से ही इसका नाम पड़ा है ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। और ये फ्रूटिंग प्लांट्स को, गार्डन्स को, ट्रीज की वाटरिंग के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें पानी वेस्ट नहीं होता। इट इज अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये जो मेथड है ये एक वरदान की तरह होता है उस रीजन के लिए, उस प्लेस के लिए जहां पर वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जहां पर बहुत कम पानी अवेलेबल होता है। देखो आप इस फोटो को देखो,
यहाँ से मेन पाइपलाइन के थ्रू वाटर आ रहा है और बिल्कुल प्लांट की रूट तक पहुंचाया जा रहा है। ये देखो ड्रॉप ड्रॉप करके जाता है सबके पास। समझ आ रहा है आपको? ये देखो, ये देखो। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती हैं? चलो देखते हैं क्या होती है। बूजो एंड पहेली वेंट टू नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। बूजो और पहेली जो है साइड मतलब उनके पास में ही एक वीट का फील्ड है, ठीक है, गेहूं का खेत है। वो वहां गए, उन्होंने वहां पे देखे कुछ प्लांट्स उगे हुए थे उस खेत में वीट के प्लांट्स के साथ। तो हैव दीज अदर प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड पर्पसली। तो बूजो कह रहा था कि क्या इन प्लांट्स को उन्होंने लगाया हुआ है, मतलब उन्होंने जानबूझकर लगाया इन प्लांट्स को। तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। क्या कह रहे हैं कि खेत में काफी सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं नेचुरली क्रॉप के साथ। अनडिजायरेबल होता है जिनको हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है, अनैच्छिक होता है। तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो है नेचुरली ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ, उनको हम बोलते हैं वीड्स, ठीक है। एंड दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और इन्हीं वीड्स को अपनी क्रॉप से रिमूव करना ही क्या होता है? वीडिंग होती है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग नेसेसरी क्यों होती है? यानी इन वीड्स को रिमूव करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये वीड्स जो है हमारी क्रॉपिंग प्लांट्स के साथ कंपटीशन करते हैं। किसके लिए? वाटर के लिए भी, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, स्पेस के लिए भी और लाइट के लिए भी। अब हमारी क्रॉपिंग प्लांट्स को जितना वाटर मिलना चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट्स, जितनी लाइट मिलनी चाहिए, उसमें से तो फिर वे भी ले जा रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा कुछ उनके उनके हिस्से का, ठीक है। तो वो क्रॉपिंग प्लांट्स हमारी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो अगर हम उनको रिमूव कर देंगे तो जितना भी वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स और लाइट है वो फिर सारी किसके पास जाएंगी? फिर वो क्रॉप प्लांट्स के साथ भी जाएंगी। तो इसलिए उनको रिमूव करना जरूरी होता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इसीलिए वो क्या करते हैं? हमारी क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्या होता है कि कुछ वीड्स, हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है जब हमारी क्रॉप्स कटाई के लिए प्रिपेयर बिल्कुल कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। जब हम अपनी क्रॉप्स की कटिंग करते हैं उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब हम अपनी हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर इन वीड्स को भी काट लेते हैं तो कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और वो हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं और वो हमारे एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन वीड्स को रिमूव करते हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स व्हिच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सोइल। तो क्या होता है कि जो हम अपनी सोइंग से पहले टिलिंग करते हैं क्रॉप्स की। आप मैंने टिलिंग मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो प्लीज जाके उसको वॉच कीजिए, आपको पता चल जाएगा टिलिंग क्या होती है, ठीक है। तो जब हम क्रॉप्स को सो करने से पहले उसकी टिलिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी वीड्स की अपरूटिंग हो जाती है, ठीक है। यानी वीड्स जो है आराम से उखड़ जाते हैं, किल हो जाते हैं वो, विच में देन ड्राई अप, जिसकी वजह से वे सूख जाते हैं और वापस से मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और इन वीड्स को रिमूव करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? जब वे फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस कर लेना उससे पहले ही हमें उनको रिमूव करना होता है, उनकी वेजिटेटिव स्टेज पर ही, ओके। इससे पहले कि उनके उन पर फ्लावर्स आ जाएं और सीड्स आ जाएं तो उससे पहले ही हमें उनको अपने क्रॉप प्लांट से रिमूव करना है। द मैनुअल removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। और हम इनकी रिमूविंग कैसे कर सकते हैं? इनका फिजिकल रिमूवल कैसे कर सकते हैं? या तो उनको हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ दें, अपरूटिंग होता है जड़ से उखाड़ना, या तो फिर हम ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज जाके उसको कट कर दें, ओके। टाइम टू टाइम पे हमें करना होता है। और ये किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। खुरपी की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। अ सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। और हम इसकी अपरूटिंग करने के लिए सीड ड्रिल्स को भी हम यूज कर सकते हैं, ओके।
Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Weeds को कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ केमिकल्स का यूज करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन केमिकल्स को हम बोलते हैं weedicides. ओके, जैसे एग्जाम्पल है लाइक 2,4-D. ठीक है, ये एक वीडिसाइड का एग्जाम्पल है. दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स. इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड में, अपने खेतों में इनको स्प्रे किया जाता है इन वीड्स को मारने के लिए. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. इनकी वजह से हमारी क्रॉप जो है वो डैमेज नहीं होती है. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर. क्या होता है कि जैसे हमारे वीडिसाइड्स होते हैं, हम उसको बिल्कुल वैसा का वैसा यूज नहीं करते हैं. हम पहले उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के उसको डाइल्यूट करते हैं. ठीक है, जितनी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है उतना बना लेते हैं हम उसको, एंड देन हम उसको एक स्प्रेयर की हेल्प से उसको हम अपने फील्ड में स्प्रे करते हैं. देखो आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, इसमें एक फार्मर है. ठीक है, ये एक स्प्रेयर ले रहा है जिसकी वजह से ये अपनी क्रॉप्स में स्प्रेइंग कर रहा है किसकी, वीडिसाइड्स की. ओके, सो नेक्स्ट इज दी, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर. तो ये क्या कह रहा है कि जो इंसान, जो मैन ये यहाँ पे स्प्रेइंग कर रहा है वीडिसाइड की, तो क्या इसको भी कोई इफेक्ट हो सकता है इस वीडिसाइड का? तो यस, हो सकता है. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. ठीक है, जैसे कि पहले ही मेंशन किया हुआ है तो कि वीडिसाइड्स का स्प्रे हमें कब करना होता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे ही कर देना है. जब उसमें फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन हो उससे पहले ही हमें उसमें वीडिसाइड्स का स्प्रे कर देना है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पर ही. स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स. ठीक है, और जो हम इस वीडिसाइड्स की स्प्रेइंग करते हैं ये हमारे हेल्थ, फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, ये हार्मफुल हो सकता है. सो दे शुड यूज दोज सॉरी दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली. ठीक है, तो उनको इन केमिकल्स को बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स. ठीक है, तो उनको जब वे इन केमिकल्स की स्प्रेइंग कर रहे हो तो उनको अपने नोज को और अपने माउथ को एक कपड़े की हेल्प से कवर कर लेना चाहिए. तो आज हम यहीं तक करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.